गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 20th और 21st ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। एज पर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अनाउंसमेंट, व्हाट इज द रेपो रेट एज ऑफ अगस्त 2023? हाल की मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो दर क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा है 6.5% पे इन द रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग। और प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 का जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो रखा है 6.5% पे, लेकिन जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसका जो फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, ये वैल्यू इन्होंने रखी है 5.4% पे। ठीक है, तो फिलहाल रेपो रेट अगस्त तक कितना है? 6.5%। अब यहाँ पे कुछ हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूजुअली तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है फैक्ट एंड फिगर का, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यही वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप कहीं सेपरेट नोट्स बना के लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात करेंगे यहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, क्योंकि हाल ही में इन्होंने जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है फॉर द करेंट फिस्कल, उसका फोरकास्ट इंक्रीज कर दिया है। पहले इन्होंने कहा था अप्रैल में कि ये वैल्यू 5.9% पे रहेगी, लेकिन अब इन्होंने इसको बना दिया है 6.1%। रीज़न क्या बताया? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिलहाल आईएमएफ का जीडीपी फोरकास्ट इंडिया के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में कितना है? 6.1%। फिर इसके अलावा इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 to 24 में, सॉरी एनुअल ईयर 23 to 24 में कितने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं इंडिया के अंदर? तो टोटल इनकी वैल्यू है 6.77 करोड़। ठीक है, 6.77 करोड़ आईटीआर्स फाइल हुए हैं इंडिया के अंदर। फिर कुछ दिनों पहले स्टैंस रिसर्च रिपोर्ट एक अनवील हुई थी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो कर जाएगा $4,000 के साथ। कब तक? बाय 2030। ओके, तो ये वैल्यू हो सकता है आपसे पूछ लें कि कितने अमाउंट तक ग्रो करेगा 2030, तो आंसर है $4,000। फिर इसके अलावा इंडिया का जीएसटी कलेक्शन जुलाई मंथ में कितना रहा? तो ये वैल्यू है 1.65 लाख करोड़ रुपीज़। तो इसमें से अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वाला, अगर ये दोनों वैल्यू आपको याद होती हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मालाबार 2023 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज? मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो ये जो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार है, ये स्टार्ट हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, और इंडियन नेवी की इंडिजिनस फ्रंटलाइन वॉरशिप्स आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता इस 11 दिन के इवेंट में पार्टिसिपेट करने गई है। ठीक है, तो डिफरेंट शिप एंड एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूएस नेवी, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। और मालाबार सीरीज बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1992 में एज बाइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी। तो फिलहाल कौन सी कंट्री होस्ट है मालाबार 2023 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज के लिए? तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से कौन सी दो वॉरशिप गई हैं पार्टिसिपेट करने? इनका नाम याद रखिएगा, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से रिलेटेड, कौन सी कंट्री होस्ट है जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज के लिए? सबसे पहले जायद तलवार कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और यूएई। ओके, और इसका एम क्या है? दोनों कंट्रीज की जो नेवी है उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी और साइनर्जी को इन्हांस करना। तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी शिप्स गई हैं पार्टिसिपेट करने? तो फर्स्ट है आईएनएस विशाखापट्टनम और सेकेंड है आईएनएस त्रिकंद। ओके, तो ये दोनों शिप्स दुबई पहुंच चुकी हैं यूएई में, ताकि वो जायद तलवार नाम की इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकें। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले जायद तलवार कौन सी दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और यूएई, और हो सकता है वेन्यू आपसे पूछ लें, तो वेन्यू है इस साल यूएई। और थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया से कौन सी दो वॉरशिप्स गई हैं पार्टिसिपेट करने? फर्स्ट है आईएनएस विशाखापट्टनम और सेकेंड है आईएनएस त्रिकंद। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे नोमैडिक एलिफेंट की। ये कुछ दिनों पहले चर्चे में थी, और नोमैडिक एलिफेंट किन दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और मंगोलिया। याद रखिएगा इस साल वेन्यू भी मंगोलिया था। ठीक है, फिर थर्ड है यहाँ पे
टालिस्मान सब्रे एक्सरसाइज, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये जो है किसने इनिशिएट किया है? ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने। ओके, फिर फोर्थ एक्सरसाइज है यहाँ पे वायु प्रहार, और वायु प्रहार बेसिकली एक तरह की मल्टी डोमेन ऑपरेशन एक्सरसाइज है। ये होती है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। ओके, क्या रीज़न है? ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जा सके अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मिलिट्री, ताकि कन्वर्जिंग रिजल्ट्स हमें अचीव हो सकें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि वायु प्रहार को आप वायु शक्ति के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। वायु शक्ति एक तरह की ट्राइनियल एक्सरसाइज है, मतलब 3 साल में ये एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, जबकि वायु प्रहार जो है वो भी रिसेंटली हुई है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। फिर एक और लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ये है डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज। अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्सरसाइज को होस्ट किसने किया तो याद रखिएगा यूएई ने। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाली कोई एक एक्सरसाइज का नाम? आपको उनका जवाब कमेंट्स में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो रिसेंटली कंप्लीटेड द वर्क रिलेटेड टू कनेक्टिंग विच कंट्री विद अ हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मेजर रिलायंस जियो ने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है, जिसमें ये मालदीव्स कंट्री को कनेक्ट कर रहे हैं विद हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल। तो इसके लिए मालदीव्स में एक सेरेमनी भी कुछ दिनों पहले ऑर्गेनाइज करी गई, टू लैंड द ओशन कनेक्ट मालदीव्स इंडिया एशिया एक्सप्रेस सबमरीन केबल सिस्टम। और इस केबल सिस्टम को ओरिजिनेट किया गया है मुंबई में बेसिकली, और इसकी हेल्प से कनेक्ट किया जा रहा है सिंगापुर को, जिसमें कि ब्रांचेज और लैंडिंग्स मौजूद हैं इंडिया, मलेशिया और थाईलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव्स। ठीक है, इसके अलावा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में सुस्वागतम नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। इन्होंने अनाउंस किया कि सुस्वागतम लॉन्च किया जा रहा है। बेसिकली ये एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें कि एंट्री पासेस को जनरेट किया जाएगा टू द सुप्रीम कोर्ट, और इससे होगा क्या, जो फिजिकल पासेस हैं उनकी नीड खत्म हो जाएगी, और जो लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं लोगों को एंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी इससे अवॉइड किया जा सकता है, और लोगों का आसान एक्सेस हो सकेगा कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर। ठीक है, तो सुस्वागतम ऑनलाइन सिस्टम किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, कुछ दिनों पहले हमने राइस प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। क्या आप बता सकते हैं कि राइस प्राइस इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है? इसको लॉन्च करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, और अगर हम इस साल के इंडेक्स की बात करें तो ये वैल्यू इंक्रीज हुई है बाय 2.8%। ओके, सिंपली याद रखिएगा कि राइस प्राइस इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है? FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च्ड इट्स कोलैबोरेशन विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, जो कि एक इनिशिएटिव है अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अपना कोलैबोरेशन लॉन्च किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कहाँ पे? इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और अब ज्वाइंटली ये मिलकर लॉन्च कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल को। कहाँ पे? एट सारस आजीविका स्टोर। फाइन, तो बस सिंपली याद रखना है आपको कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने अपना कोलैबोरेशन हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। फिर यहाँ पे 2 स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। क्या बता सकते हैं कि इसके लिए आउटले कितना तैयार किया गया है? तो इसकी लागत रखी गई है 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए। इसका एम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना इन अक्रॉस इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट लेवल्स पे जाके। ठीक है, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल का आउटले है 50,000 करोड़ रुपए। और एक बिल आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है, इसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बिल जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर रहा है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसमें जो है जो राइट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं कि वो अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करें, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ ही साथ
जो पर्सनल डेटा हैं उनको अगर प्रोसेस करना पड़ा किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए तो उसके लिए एक्सेस किया जा सकता है ऐसे पर्सनल डेटा को। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सिंपली याद रखिएगा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट डेटा विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन हेयर रॉ मटीरियल इन द वर्ल्ड। हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है। तो इंडिया जो है ये लार्जेस्ट सोर्स है ह्यूमन हेयर का पूरी दुनिया में, और ये इन्फॉर्मेशन दी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल ने। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है ह्यूमन हेयर कितनी वर्थ का, $169.23 मिलियन लास्ट फिस्कल में। और अब जो है प्लेक्स काउंसिल काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, जिसमें कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह से आप हाई वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ह्यूमन हेयर का यूज़ करके, लाइक विक्स। ठीक है, तो ह्यूमन हेयर का लार्जेस्ट सोर्स वाली कंट्री कौन सी है पूरी दुनिया में, ये है इंडिया अपनी। ओके, यहाँ पे कुछ हम जीआई टैग प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं जिनको हाल फिलहाल जीआई टैग दिया गया है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है जलिसार धातु शिल्प। ये जो है एक मेटल क्राफ्ट है उत्तर प्रदेश स्टेट का, इसको जीआई टैग दिया गया कुछ दिनों पहले। सेकंड है एक मैंगो की वैरायटी जिसका नाम है मनकुराद मैंगो, और ये जो है गोवा स्टेट का प्रोडक्ट है। फिर थर्ड भी गोवा का है, इसका नाम है गोवन बेबिनका। ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक तरह का डेजर्ट है गोवा का, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। फिर फोर्थ है यहाँ पे उदयपुर का क्राफ्ट, और इसने भी जीआई टैग रिसीव किया है। ये कहाँ से है, राजस्थान से, राइट। और कल हमने दो प्रोडक्ट्स देखे थे जम्मू एंड कश्मीर के, इसमें पहला था राजौरी का वुड क्राफ्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग दिया गया। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जम्मू एंड कश्मीर से ही कौन सा है, ये एक राइस की वैरायटी है जिसका नाम है मुश्क बुद्धी। ठीक है, मुश्क बुद्धी राइस जो है ये भी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में बसोहली पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया था, राइट। और इसके साथ साथ मॉरल मशरूम भी जीआई जम्मू एंड कश्मीर से इनको भी मिला था। आपको कमेंट से बताना है कि कम्बम ग्रेप्स जो कि एक ग्रेप की वैरायटी होती है, ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, इसको भी जीआई टैग दिया गया था कुछ महीनों पहले। तो सब लोग बताएंगे कम्बम ग्रेप कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हॉकी टीम इज द विनर ऑफ द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की विजेता किस देश की हॉकी टीम है। तो इंडिया ने जीत लिया है इस ट्रॉफी को आफ्टर सेंसेशनल फाइनल अगेंस्ट मलेशिया कंट्री। और आपको याद रखना है कि हरमनप्रीत कौर जो हैं ये टॉप स्कोरर रहे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इन्होंने टोटल 9 गोल्स किए थे। ठीक है, तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है इंडिया ने, और किस कंट्री को हरा के, तो आंसर है मलेशिया। फिर इसके अलावा इंडिया की पोजीशन क्या हो गई है फिच मेंस हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग्स में, आपको ये बताना है अगर हम अगस्त 2023 तक की बात करें तो इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है वो अब 3rd स्पॉट पे पहुंच चुकी है इन द फिच मेंस हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग्स, क्योंकि हमने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल अभी हाल फिलहाल जीता है जिसकी बात यहाँ पे हो रही थी। इसके लिए वेन्यू याद रखिएगा कि चेन्नई में हुआ था। ठीक है, तो इंडिया अब जो है 3rd स्पॉट पे पहुंच चुका है। हमारा टोटल पॉइंट कितना है, 2771.35 पॉइंट। फिर इसके बाद जो ये रैंकिंग है इसको टॉप किसने किया, फर्स्ट पोजीशन पे है नीदरलैंड, 3 साल से लगातार इस पोजीशन पे बनी हुई है, और नीदरलैंड का टोटल स्कोर है 3095.9 पॉइंट्स। और सेकेंड पोजीशन पे इसमें है बेल्जियम। ठीक है, और बेल्जियम का स्कोर है 2917.87 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे कभी नहीं पूछा जाएगा, बस टॉप 3 कंट्रीज याद रखिएगा। फर्स्ट है नीदरलैंड, सेकेंड है बेल्जियम, और थर्ड है इंडिया। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो इंडिया ने कितने मेडल्स इसमें जीते थे। इंडिया ने टोटल 26 मेडल जीते हैं, जिसमें से 11 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज है। ओके, फिर फास्टेस्ट इंडियन कौन बन चुके हैं टू क्लिंच 50 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल, तो ये हैं कुलदीप यादव। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, युजवेंद्र चहल का। तो याद रखना है आपको, कुलदीप यादव और फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 50 विकेट क्लिंच किए हैं T20 इंटरनेशनल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण मस्तू एंड शादी तोहफा स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट। कल्याण मस्तू और शादी तोहफा योजनाएं किस राज्य द्वारा लागू की जाती हैं। तो हाल ही में
आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की है टू द क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स अंडर दीज 2 स्कीम्स। और ये जो फाइनेंशियल हेल्प है ये क्यों दी जाती है? ताकि जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो अपने बच्चों की शादियां बहुत ही आसानी से कर सकें। ठीक है, तो YSR कल्याण मस्तू जो है ये ऐसे गर्ल्स के लिए है जो बिलोंग करती हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, डिसेबल्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर की फैमिलीज़ को। और शादी तोहफा जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली मुस्लिम गर्ल्स के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों स्कीम्स कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, देखिए इसके अलावा कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने एक डेडिकेटेड गाइडलाइन जारी करी है स्नेक्स को रेस्क्यू और रिलीज़ करने के लिए? तो ये है उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी करे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड स्नेक हैंडलर्स को परमिशन मिलेगी कि वो स्नेक्स को रेस्क्यू करें किसी भी ह्यूमन एरियाज़ में, और अगर कोई वायलेशन करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फाइन, तो ये स्टेट है उड़ीसा। फिर कल हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के बारे में। कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है इसको? ये है राजस्थान स्टेट की स्कीम। फिर थर्ड है यहाँ पे गृह ज्योति स्कीम, और ये कौन से स्टेट की योजना है? कर्नाटका स्टेट की। बेसिकली ये एक तरह की फ्री पावर स्कीम है जिसका एम है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना अप टू 200 यूनिट्स कर्नाटका में सभी स्टेट के अंदर। ठीक है, कर्नाटका में सभी घरों के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI हैज सेलेक्टेड विच कंपनीज टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू इम्प्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन। RBI ने नियामक पर्यवेक्षण में सुधार के लिए AI और ML का उपयोग करने के लिए किन कंपनियों का चयन किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब प्लान कर रही है कि वो ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स मैकिन्जी और एक्सेंचर के साथ कोलैबोरेट करे और काम करे ताकि इस रेगुलेटरी सुपरविजन को इम्प्रूव किया जा सके ओवर बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ने इसके लिए मैकिन्जी और एक्सेंचर को सेलेक्ट किया है ताकि वो सिस्टम्स को डेवलप कर सकें जो यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को फॉर सुपरवाइजरी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैकिन्जी एंड एक्सेंचर। यहाँ पे 2 बैंक्स की बात करेंगे। सबसे पहला है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आजकल क्यों चर्चे में है? क्योंकि ये बन चुका है इंडिया का पहला बैंक जो कि अब प्रोवाइड कर रहा है 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। ओके, तो इंडिया का पहला बैंक कौन सा है जो प्रोवाइड कर रहा है 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस? तो ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर सेकंड है एयरटेल पेमेंट बैंक। ये क्यों चर्चे में है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। ओके, तो दोनों ही चीज़ें आप ध्यान में रखिए। फिर इसके अलावा कुछ दिनों पहले क्रिसिल ने जारी करी थी अपनी कॉरपोरेट बैंकिंग रैंकिंग 2023, जिसमें इन्होंने ये बताया कि HDFC अब टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ चुका है। पहले SBI हुआ करता था लेकिन अब HDFC ने SBI को सरपास कर लिया है, और इसी के साथ अब SBI जो है वो 2nd पोजीशन पे आता है इस रैंकिंग में। ठीक है, और 3rd पोजीशन पे कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक। फाइन, नेक्स्ट है विच स्टेट रैंक्ड एट द टॉप इन ओवरऑल फिस्कल हेल्थ स्कोर कार्ड एज पर फाइनेंशियल ईयर 23 रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट। वित्त वर्ष 23 के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फाइनेंशियल ईयर 23 के रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट के बेसिस पे महाराष्ट्र को टॉप रैंकिंग मिली है इन ओवरऑल फिस्कल हेल्थ स्कोर कार्ड, और महाराष्ट्र ने फर्दर फॉलो किया छत्तीसगढ़ को 2nd पोजीशन पे, ओडिशा, फिर तेलंगाना और झारखंड। ठीक है, तो इस एस्टिमेट के हिसाब से जो टॉप 3 स्टेट्स हैं इस पर्पज़ में वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। और ये जो रिपोर्ट है शो करती है फिस्कल हेल्थ को टोटल 17 स्टेट में। बेसिकली ये बेस्ड होती है 4 फिस्कल पैरामीटर्स के ऊपर। फर्स्ट है फिस्कल डेफिसिट, सेकेंड है ओन टैक्स रेवेन्यू, थर्ड है स्टेट डेट लेवल्स, और फोर्थ है इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसिट। ठीक है, तो ओवरऑल महाराष्ट्र स्टेट ने टॉप किया है फिस्कल हेल्थ स्कोर कार्ड को एज पर फाइनेंशियल ईयर 23 रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट। यहाँ पे हम 2 इंडेक्स रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और इसमें जो है इंडिया की रैंक थी 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। याद रखिएगा नॉर्वे जो है वो इसमें 1st पोजीशन पे रहा। ठीक है, और सेकेंड इंडेक्स है यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स,
और इसमें इंडिया की रैंक थी 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। इसमें फर्स्ट पे था सिंगापुर और सेकंड पे था फिनलैंड। ओके, नेक्स्ट है अनवारुल हक कक्कड़ हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अनवारुल हक कक्कड़ को किस देश का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो अनवारुल हक हाल ही में नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पाकिस्तान कंट्री के। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो डिसोल्यूट हो चुका है, और इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज, इन्होंने एग्री किया कि अनवारुल हक को अब नया केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर फिलहाल बनाया जाए। ठीक है, तो ये नए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं पाकिस्तान कंट्री के। सब लोग कमेंट से बताएंगे कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में और केरला हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस कौन बन चुके हैं। इन दोनों का नाम आपको कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर ट्राइबल ग्रुप इज अ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। कमर जनजातीय समूह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है? तो कमर ट्राइब पाई जाती है छत्तीसगढ़ स्टेट में, और ये यहाँ पे एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। हाल ही में इनको कुछ हैबिटाट राइट्स ग्रांट किए गए हैं स्टेट के द्वारा, जिससे कि ये अपने कल्चर और लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, और इसी के साथ कमर जो है ये पहला PVTG हो गया स्टेट का जिसको ये स्टेटस दिया गया है। करंट में चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के? मिस्टर भूपेश बघेल। इन्होंने हैबिटाट राइट सर्टिफिकेट दिया है टू द हेड्स ऑफ 22 सेटलमेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे हर साल हम मनाते हैं 9 अगस्त को। ठीक है, सबको बताना है कि वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है एज पर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर EC बिल हु इज द हेड ऑफ द कमिटी टू अपॉइंट CECs एंड ECs। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य EC विधेयक के अनुसार CEC और EC की नियुक्त करने वाली समिति का प्रमुख कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल जो है ये हाल ही में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया था, और इसमें जो है 3 मेंबर कमिटी को फॉर्म करने की बात करी गई है, जिसको लीड करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर अपॉइंटिंग फ्यूचर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिनों पहले मिला था इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। और इसके अलावा प्रेसिडेंट हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनको सुरीनेम का हाईएस्ट ऑनर दिया गया था। ठीक है, आपको बताना है प्रेजेंट में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हमारे कौन हैं। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आज आपको सेशन में मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपने नया सीखा और काफ़ी कुछ हमने पुराना भी यहाँ पे रिवाइज किया है। तो इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और बहुत ही जल्द कहीं पे सेलेक्ट होके दिखाएंगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। ओके, सो विद दिस रिगार्ड लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्विज। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो आपको नहीं आते उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आपका ये जो स्कोर है ये डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.